हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में इवॉल्व हुई जुडिशरी सिस्टम यानी न्याय व्यवस्था के बारे में। रोटी कपड़ा और मकान, इन सब में हम अगर जस्टिस यानी न्याय को भी शामिल कर दे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हर इंसान के लिए इक्वल होना चाहिए। हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम भी शायद इसी के लिए दुनिया की वन ऑफ दी ओल्डेस्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स जुडिशरी सिस्टम मानी जाती है। यह सिस्टम इवॉल्व हुई एंशिएंट इंडिया के लीगल ट्रेडिशन से, जो आज हमारे संविधान में एक स्ट्रक्चर मैनर के साथ लिखी हुई है। हमारी आज की जुडिशरी एक मिश्रण है ट्रेडिशनल और मॉडर्न लीगल प्रिंसिपल्स का। तो चलिए जानते हैं हमारे इस न्याय प्रणाली के एंशिएंट यानी प्राचीन स्वरूप को। साथ ही साथ ये सिस्टम समय के साथ कैसे इवॉल्व हुई, इसके बारे में भी जानने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहे। इंडियन जुडिशरी सिस्टम को विस्तार से समझने के लिए मैंने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1, द एंशिएंट इंडियन जुडिशियल सिस्टम। नंबर 2, medieval Indian judicial system. Number 3, the British judicial system. Number 4, post-independence India's modern judiciary. तो चलिए जानते हैं इसे वन बाय वन। नंबर 1, द एंशिएंट इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन एंशिएंट जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत होती है वैदिक पीरियड से। यह जुडिशरी सिस्टम मुख्य रूप से आधारित थी धर्म पर, जो हमें डिलीवर होती है स्मृति, वेद और धर्मशास्त्रों से। इस समय आपस में होने वाले झगड़ों को एक लोकल असेंबलीज द्वारा सॉल्व किया जाता, जिसे सभा या फिर समिति कहा जाता। उसके द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय आखिरी निर्णय होता, चाहे वो गलत हो या फिर सही। कभी कभार एक कुशल राजा अपने डिसीजंस को देने से पहले कुछ ब्राह्मण्स या फिर स्कॉलर्स की भी राय लेते थे। अगर कोई भी कन्विक्ट दोषी पाया जाता है तो उसे सजा सुनाते वक्त उसकी कास्ट, स्टेटस और आखिर में उसके गुनाह की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा का स्वरूप तय किया जाता। बात करें मौर्य और गुप्ता पीरियड की, तो मौर्य जुडिशरी सिस्टम एंशिएंट इंडिया का वन ऑफ दी वेल स्ट्रक्चर्ड जुडिशरी सिस्टम था। इस सिस्टम का बेस था कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र का ग्रंथ। इस सिस्टम में भी राजा का कोर्ट एक सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता, जो असिस्ट होता था कई जजेस और मिनिस्टर्स द्वारा। मौर्य एम्पायर में धर्म महामंत्री को अपॉइंट किया जाता था लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। गुप्ता एम्पायर की बात करें तो इन्होंने भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जहां लोकल्स, डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट्स के माध्यम से लोगों को न्याय मिलता था। इन कोर्ट्स पर प्रभाव था वहां के कुछ लीगल ट्रेडिशंस का, मानी कुछ ऐसी मान्यताएं जिनकी वजह से वहां के इन कोर्ट्स को कुछ निर्णय ऐसे देने पड़ते थे जो लोगों के हित से विपरीत हो। चलिए अब जानते हैं मिडिवल इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को। मिडिवल इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इस सिस्टम का दौर शुरू होता है सल्तनती पीरियड से, यानी 13वीं शताब्दी से। यह वही दौर था जब बाहरी आक्रमणकारी इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी दखल अंदाजी कर रहे थे। क्योंकि इन आक्रमणकारियों का धर्म इस्लामिक था, तो इस वजह से इनकी जुडिशियल सिस्टम भी इस्लामिक लॉ यानी शरीयत पर आधारित थी। कुछ मायनों में हिंदू कस्टम्स को भी ध्यान में रखा जाता था, खासकर शादी, उत्तराधिकार और जाति के मामलों में। छोटे मोटे लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए राजा द्वारा इस्लामिक जजेस को अपॉइंट किया जाता, जिन्हें काजी कहते। मुगल पीरियड में एक स्ट्रक्चर्ड और वेल बैलेंस्ड जुडिशियल सिस्टम था, खास करके सम्राट अकबर के समय। क्योंकि उस समय भी जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी वो भी राजा के पास ही थी, मगर एक बैलेंसिंग इस्लामिक और हिंदू लॉज के चलते यह सिस्टम उस समय की वन ऑफ दी ट्रांसपेरेंट लॉ सिस्टम मानी जाती, जो दोनों धर्मों के लोगों को साथ लिए चलती थी। चलिए अब जानते हैं उस जुडिशियल सिस्टम को जिसने हमारी आज की प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है, और वो थी ब्रिटिश
judicial system. The British judicial system. We all knows कि 1757 से 1947 तक हमारे देश में ब्रिटिशर्स का राज था। ऐसे में उस समय यहाँ की कानून व्यवस्था भी उनकी ही थी। ब्रिटिशर्स ने एक वेस्टर्न लीगल सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, जिसे वन बाय वन समझते हैं। 1772 वॉरेन हेस्टिंग जुडिशियल प्लान। वॉरेन हेस्टिंग was the first Governor General of Bengal Presidency of ब्रिटिश राज। एट हिज पीरियड उन्होंने इंडिया में एक नया जुडिशियल प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिससे आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग जुडिशियल प्लान कहा जाने लगा। इस प्लान को परफेक्ट एग्जीक्यूशन मिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जहां हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल और एक क्रिमिनल कोर्ट्स को ओपन किया गया। ये कोर्ट्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा सुपरवाइज होते थे, जहां हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए अलग अलग कानूनों का प्रावधान होता। 1793 कॉर्नवालिस कोड। चलिए अब बात करते हैं ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए अगले कानूनी प्रावधान के बारे में, यानी कॉर्नवाली कोड के बारे में। 1793 में आया ये कोड अपडेशन था वॉरेन हेस्टिंग प्लान का। क्योंकि उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस वजह से इसे भी नाम दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड का सबसे पहला प्रिंसिपल था इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून से पहले समानता, जिससे ऊपर ना कोई धर्म होगा, ना कोई जाति होगी, ना किसी का फैमिली बैकग्राउंड होगा। इस कानून के दायरे में ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी शामिल थे। कॉर्नवालिस ने इससे इंप्लीमेंट करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक रेवेन्यू, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स को ओपन किया, जो वाकई में अपने आप में एक डिसिप्लिनरी एक्शन था। 1861 इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट। 1851 में आया इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, वन ऑफ द मेजर अपडेशन ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अब तक इंडिया में पूरी लॉ सिस्टम का काम केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स द्वारा ही देखा जाता था, मगर इसके आगे चलकर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने 3 और बड़े कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया, जिन्हें हाई कोर्ट्स कहा जाने लगा। ये कोर्ट्स मुख्य रूप से ब्रिटिशर्स के 3 प्रेसिडेंसी में थे। पहली बॉम्बे, दूसरी मद्रास और तीसरी बंगाल। इस एक्ट की खास बात यह है कि इस कोर्ट में ब्रिटिशर्स के साथ साथ इंडियन जजेस को भी नौकरी दी गई, मगर जो बड़े मामले होते थे उन्हें केवल ब्रिटिश जज ही हैंडल करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इस समय इंडिया के पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम था। इस दौर में डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट्स के ऊपर एक और सेंट्रल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया, जिससे उस वक्त फेडरल कोर्ट कहा जाता, जो आगे चलकर बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस तरह से ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम ने भारत में काम किया। अब जानते हैं ब्रिटिशर्स के बाद आखिर इंडिया में जुडिशियल सिस्टम कैसे एस्टैब्लिश हुई। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियाज मॉडर्न जुडिशरी। ब्रिटिशर्स के भारत छोड़ने के बाद, यानी 1947 के बाद भारत को एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम की आवश्यकता थी। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया ने न्यू लीगल सिस्टम को अडॉप्ट किया, जो कि आधारित थी डेमोक्रेसी, जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पर। 1950 में भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जो कहलाया गया सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। हालांकि इसमें बहुत सी चीजें ब्रिटिशर्स द्वारा ही अडॉप्ट की गई थी। स्ट्रक्चर की बात करें तो एज यूजुअल सुप्रीम कोर्ट इज द प्राइमरी कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके बाद हाई कोर्ट इज सेकेंडरी और तीसरे नंबर पर थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। चलिए अब समझते हैं हमारे आज के कोर्ट सिस्टम को। एट द टॉप ऑब्वियसली अ सुप्रीम कोर्ट, जो कि सिचुएटेड है हमारे कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली में। इस कोर्ट के पास अथॉरिटी है टू हैंडल द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज एंड इट्स अपील्स। इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स, जिसे स्टेट कोर्ट्स भी कहा जाता है। ये कोर्ट्स हर स्टेट्स के लिए सेपरेट होते हैं, जिनका काम होता है लोअर कोर्ट्स की अपील को सुलझाना। लोअर कोर्ट्स यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इन हाई कोर्ट्स के बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स, जिनका काम था डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाले सिविल और क्रिमिनल केसेस को हैंडल कराना।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे होते हैं लोअर कोर्ट्स, जिन्हें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहा जाता है, जो काम में आते हैं माइनर डिस्प्यूट को सॉल्व कराने के लिए। तो ये थी टाइमलाइन हमारे एंशिएंट जुडिशियल सिस्टम से मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम तक की। अब जानते हैं हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के कुछ की फीचर्स को। नंबर 1, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। हमारी जुडिशरी सिस्टम एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, जहां पर किसी भी इंटरफेरेंस को कोई भी जगह नहीं है, यहां तक कि इंडियन गवर्नमेंट तक को नहीं। नंबर 2, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हमारे लॉ सिस्टम की एक और खास बात है PIL, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस लॉ के आधार पर कोई भी आम आदमी अपने जस्टिस को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, चाहे फिर वो किसी के भी अपोज में क्यों ना हो। नंबर 3, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से कोर्ट्स को ये अथॉरिटीज है कि वो किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को खारिज करे। अगर कोई भी अपील उल्टे सीधे कानून बनाने पर अपील करती है, तो इसे खारिज करने की भी पावर कोर्ट के पास है। नंबर 4, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन। हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, चलिए सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी मानी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी किसी भी प्रकार की शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी किसी भी धर्म को मानने की आजादी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी किसी भी संस्कृति या फिर शिक्षा प्रणाली को प्रैक्टिस में लाने की आजादी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सभी फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हमारा जुडिशियल सिस्टम करता है। ये बेसिक राइट्स है जो किसी भी इंसान के लिए आवश्यक होने चाहिए। मगर आज वाकई में क्या लोगों के बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है? जिस तरह से हमारे देश में आज अराजकता फैली है, उससे ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।